ये है न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव, सोच आपकी, आवाज हमारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ वंदना सती। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री ने किया बार काउंसिल की नई बिल्डिंग का शिलान्यास, कहा मजबूत न्याय व्यवस्था के लिए सरकार प्रतिबद्ध। भाजपा सदस्यता अभियान का पोस्टर लॉन्च, ऑफलाइन मेंबरशिप भी की जाएगी शुरू। राष्ट्रीय कृमि दिवस को लेकर प्रशासन की पूरी तैयारी, शिक्षा विभाग के सहयोग से आयोजन को सफल बनाने पर जोर। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भारत रत्न गोविंद वल्लभ पंत की जयंती पर राजधानी में कार्यक्रम आयोजित, उनके योगदानों को किया गया याद। अब खबरें विस्तार से। राजधानी देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बार काउंसिल की नई बिल्डिंग का शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी अधिवक्ताओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में न्यायिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का काम लगातार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि डिजिटल क्रांति के समय में डिजिटल रिकॉर्ड्स को सबूत के रूप में मान्यता मिलने से सभी वकीलों को अपना पक्ष मजबूती से रखने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि न्यायिक इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज उत्तराखंड सहित पूरे देश के अंदर जो न्यायिक व्यवस्था से जुड़े ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, भवन बनाने हैं, अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने हैं, उनको लगातार मजबूत करने का काम, लगातार नवनिर्माण करने का काम अनवरत रूप से किया जा रहा है। और पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार ने न्यायिक इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 8,000 करोड़ से भी ज्यादा रुपए की धनराशि खर्च की है, जो एक बड़ी धनराशि है। और उनके प्रधानमंत्री बनने के पश्चात देश भर में जिला न्यायपालिका के लिए 7,500 से अधिक कोर्ट कक्ष, 11,000 आवासीय इकाइयों का निर्माण किया गया है। भाजपा सदस्यता अभियान की शुरुआत 3 सितंबर से उत्तराखंड में हो चुकी है, जिसके चलते भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सदस्यता अभियान में और तेजी लाने के लिए पोस्टर लॉन्च किया है। इस दौरान महेंद्र भट्ट ने कहा कि हर कार्यकर्ता से 7 दिन का समय अभियान को लेकर मांगा गया है। कार्यकर्ताओं को इन 7 दिनों में हर घर जाकर पार्टी का पोस्टर देने के साथ साथ स्टिकर लगाने का काम भी करना है। उन्होंने कहा अगर किसी घर के अंदर ऐसे मतदाता है जिन पर मोबाइल नहीं है, उनके लिए ऑफलाइन मेंबरशिप भी चालू की गई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान गति पकड़ चुका है। आज हमने प्रत्येक कार्यकर्ता से 7 दिनों का समय मांगा है। 7 दिन हर घर पर जाना है। पार्टी की गतिविधियों का पत्रक हमने आज लॉन्च किया है, वो देना है। जिस घर में जा रहे हैं वहाँ स्टिकर भी लगना है। और एक घर के अंदर अगर ऐसे मतदाता हैं जिन पर मोबाइल नहीं है, तो ऑफलाइन मेंबरशिप भी हमारी यहाँ से प्रारंभ हो चुकी है। कि पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र में इस प्रकार की दिक्कतें रहती हैं। एक घर में 9 वोटर होंगे, लेकिन मोबाइल 1 या 2 लोगों के पास ही होंगे। इसलिए उत्तराखंड राज्य की दृष्टि से इसको आवश्यक हो गया था। उस दिशा में हमने अपनी संख्या हर व्यक्ति तक हम सदस्यता हम पहुँच सकें, वो हमारी सदस्य बन सके, इसके कारण आज का ये लॉन्चिंग का कार्यक्रम था। और अभी तक हमने लगभग 2.5 लाख सदस्य हमारे बन चुके हैं। और धीरे धीरे ये संख्या जो हमारी अपेक्षाएं हैं उससे ज़्यादा हम आगे बढ़ेंगे। कल श्री केदारनाथ धाम यात्रा मार्ग पर भारी बारिश के चलते सोनप्रयाग के पास भूस्खलन में 5 लोगों की मलबे में दबने से मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है। इसके साथ ही राहत और बचाव कार्य जारी है। अपर जिलाधिकारी श्याम सिंह राणा ने बताया कि सोमवार शाम करीब 7:30 बजे ये सूचना मिली थी कि कोतवाली सोनप्रयाग से लगभग 1 किलोमीटर दूर गौरीकुंज की तरफ हाल ही में शुरू हुए भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र में गौरीकुंज से सोनप्रयाग की तरफ आ रहे कुछ यात्री मलबे में दब गए हैं। सूचना पर पुलिस प्रशासन, SDRF, NDRF और DDRF की ओर से संयुक्त रेस्क्यू अभियान चलाया गया। रेस्क्यू के दौरान देर रात को इस स्थान से 3 व्यक्ति घायल अवस्था में निकाले गए और एक अचेत अवस्था में मिला, जिसको डॉक्टरों द्वारा मृत घोषित किया गया। खराब मौसम के चलते बचाव कार्य रोकना भी पड़ा। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवाड़ ने बताया कि मंगलवार सुबह रेस्क्यू टीमों द्वारा रेस्क्यू कार्य दोबारा शुरू किया गया। इस स्थान पर 3 व्यक्ति अचेत अवस्था में मिले, जिनको डॉक्टरों द्वारा मृत घोषित किया गया। लगातार चले रेस्क्यू अभियान के दौरान रेस्क्यू टीमों को एक और महिला अचेत अवस्था में मिली, जिसको डॉक्टरों द्वारा मृत घोषित किया गया। इस प्रकार इस हादसे में मृतकों की संख्या 5 हो गई है। बाधित चल रहा मार्ग पैदल आवागमन हेतु सुचारू हो गया है। सोनप्रयाग के नज़दीक राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन होने के कारण
वहां से गुजर रहे यात्री भूस्खलन की चपेट में आ गए। त्वरित रेस्क्यू टीमों द्वारा 5 मृतकों और 3 घायलों को निकाला गया, जिन्हें की आवश्यक कार्रवाई हेतु जिला चिकित्सालय भेज दिया गया। श्री केदारनाथ पैदल मार्ग पर यात्रियों से अपील की जाती है कि वह मौसम खराब होने पर 6 बजे के बाद अपनी सुरक्षा को देखते हुए आगे की यात्रा करें। केदारनाथ से वापसी में स्थान मुनकटिया में एक दर्दनाक घटना घट गई, जिसमें लगभग हमारे 5 यात्रियों की दुखद मृत्यु हो गई और 3 उसमें घायल हुए। जो घायल यात्री हैं उनको अग्रेतर इलाज के लिए हायर सेंटर को भेज दिया गया है। यह घटना लगभग 7 बजे की बात है। उसमें बारिश भी शुरू हुआ था और गौरीकुंड में स्थानीय जो पुलिस प्रशासन है उनके द्वारा भी संबंधित यात्रियों को रोकने का प्रयास किया, लेकिन किसी कारणवश वो रुके नहीं वहाँ पे। और आगे जाके जो मुनकटिया नामक जगह है वहाँ पर लैंडस्लाइड होने से घटना घटी है और घटना की जांच के लिए जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दे दिए गए हैं। और किसी भी व्यक्ति को इसके बारे में अगर जानकारी चाह रहे हैं तो हमारे आपदा के टोल फ्री नंबर 1077 पे संपर्क कर सकते हैं। राष्ट्रीय कृमि दिवस के अवसर पर प्रदेश भर में 1 से 19 वर्ष के 37 लाख से अधिक बच्चों को पेट के कीड़ों को खत्म करने की दवाई खिलाई जाएगी, जिसके लिए एनएचएम ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। इस बात को लेकर एनएचएम की मिशन निदेशक स्वाति सिंह भदौरिया ने कहा कि राष्ट्रीय कृमि दिवस के लिए दवाइयां सभी जिलों में पहुंच चुकी हैं और शिक्षा विभाग भी तत्परता से इसमें काम कर रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि 10 सितंबर को कृमि मुक्ति की दवाई सभी स्कूलों में बच्चों को खिलाई जाएगी, जिसके लिए सभी संबंधित अधिकारियों को बच्चों को किस तरह दवाई खिलानी है इसकी ट्रेनिंग दी जा चुकी है। और अगर कोई बच्चा 10 सितंबर को स्कूल नहीं आता तो 18 और 19 सितंबर को उन बच्चों के लिए विशेष कार्यक्रम चलाया जाएगा, जिससे प्रदेश के सभी बच्चों को दवाई पहुंचाई जा सके। इसमें एक हम लोग की जो इंटर डिपार्टमेंटल स्टेक होल्डर्स की मीटिंग होती है वो ऑलरेडी कराई जा चुकी है 10-12 दिन पहले। तो सभी विभाग पूरे अलर्ट मोड पे हैं। हमारी जो दवाइयां हैं वो भी ज़िलों में पहुंच चुकी हैं और स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट भी इसमें पूरी तत्परता से कार्य कर रहा है। और जो हमारा 10 सितंबर को डेट इसका फिक्स किया गया है, 10 सितंबर को सभी स्कूल्स में ये दवाइयाँ बच्चों को खिलाई जाएंगी। उसमें क्या डूज एंड डोंट्स है, उसमें AEFI किस प्रकार से साइड इफेक्ट्स वगैरह हो सकते हैं, उसमें उस स्थिति में कैसे क्या करना है, इसकी ट्रेनिंग्स भी सभी को दी जा चुकी हैं। और साथ में 10 सितंबर के बाद अगर कोई बच्चा उस दिन एब्सेंट है या किसी कारणवश इसको दवाई नहीं दी जा सकी है तो 18 तथा 19 सितंबर को इसका एक मॉप अप सेशन भी रखा गया है, जिससे हमारा पूरा 100% डिवॉर्मिंग टैबलेट्स खिलाई जा सके। देहरादून के नवनियुक्त जिलाधिकारी सविन बंसल इन दिनों एक्शन मोड में हैं। जिलाधिकारी कोरोनेशन अस्पताल, नगर निगम के साथ ही अन्य विभागों का औचक निरीक्षण कर रहे हैं। ऐसे में जिलाधिकारी ने नगर निगम में ऑटोमेटिक पार्किंग की बात भी कही है, जिसको लेकर भाजपा विधायक विनोद चमोली ने उनको नसीहत दे डाली। विनोद चमोली ने कहा कि नगर निगम एक हेरिटेज बिल्डिंग है, ऐसे में नगर निगम को लेकर जो भी फैसला लिया जाता है वो नगर निगम बोर्ड के द्वारा होता है। उन्होंने कहा कि उनके सामने भी इस तरह की बात आई थी, लेकिन तब उन्होंने कहा कि ये सुनिश्चित किया जाए कि नगर निगम का स्वरूप न बिगड़े। विनोद चमोली ने जिलाधिकारी को नसीहत देते हुए कहा कि सरकार ने उन्हें जिस काम के लिए भेजा है वो वही काम करे। नगर निगम के बारे में फैसला लेने के लिए बोर्ड है। नगर निगम के बारे में कोई भी निर्णय जिलाधिकारी को जल्दी में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बोर्ड के चुनाव तुरंत होने जा रहे हैं। जो भी निर्णय ले वो बोर्ड को लेना चाहिए, क्योंकि बड़े मामले हैं। ये सब मसले मेरे सामने भी आए थे। नगर निगम एक हेरिटेज बिल्डिंग है, देहरादून का सेंटर है, उसमें छेड़छाड़ नहीं हो सकती है। और मैंने ये कहा था अगर पार्किंग होनी है तो फिर हमको अंडरग्राउंड जाना पड़ेगा और अंडरग्राउंड बेसमेंट पार्किंग का वहाँ पर प्रोविजन हो सकता है, लेकिन ऊपर का स्वरूप न बिगड़े ये सुनिश्चित करना पड़ेगा। इसलिए कोई भी जल्दीबाजी में कदम न उठाया जाए। और मैं तो सरकार से भी कहूँगा कि जितने के काम के लिए उनको भेजा गया उतने काम तक अपने आप को सीमित रखें, बाकी बोर्ड को करने दें। हिमालय दिवस के अवसर पर वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान में कार्यशाला का आयोजन किया गया था। कार्यशाला में जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाओं और हिमालय की इकोसिस्टम पर मंथन किया गया। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि IIT पटना के निदेशक प्रोफेसर TN सिंह ने प्रतिभाग किया। इसके अलावा देश भर के प्रख्यात भूवैज्ञानिक, पर्यावरणविदों के साथ ही उत्तराखंड सरकार और हिमाचल प्रदेश के आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों ने भाग लिया। कार्यशाला की प्रस्तावना प्रस्तुत करते हुए संस्थान के निदेशक प्रोफेसर MG ठक्कर ने संस्थान द्वारा हिमालय के संरक्षण की दिशा में किए गए कार्यों का विस्तृत विवरण दिया। उन्होंने बताया कि हिमालय विश्व की सबसे युवा पर्वत श्रृंखला है और इसके संरक्षण में विशेष ध्यान देने की जरूरत है। आज हिमालय दिवस 9 सितंबर को मनाया जाता है, जिसका कारण ये है कि पिछले 2 दशक में पूरे हिमालय में और पूरे भारतवर्ष में जो आपदाएं बढ़ चुकी हैं, जिसका कारण सबसे बड़ा प्राकृतिक कारण ये है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है।
तो इसको इस पूरी समस्या को मद्देनज़र रखे हमारे यहाँ 15 जितने एक्सपर्ट्स आए हैं, जिसमें हमारे पूर्व डायरेक्टर भी हैं, तो सभी लोग बैठ के मंथन करेंगे कि इस समस्या को कैसे हल किया जाए। और इसके बाद हम प्रशासन को भी, ये हमारे साथ प्रशासन भी जुड़ा हुआ है, हिमाचल प्रदेश से उत्तराखंड से प्रशासनिक अधिकारी, सेक्रेटरीज डिजास्टर मैनेजमेंट के प्रशासनिक अधिकारी भी आए हैं, वैज्ञानिक भी आए हैं। इन सब मिलकर एक डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे और डॉक्यूमेंट हम प्रशासन को सबमिट करेंगे रिकमेंडेशन के तौर पर। उत्तराखंड संशोधन विधेयक के लिए विधानसभा ने प्रवर समिति गठित कर अधिसूचना जारी कर दी है। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को समिति का सभापति बनाया गया है, जबकि पक्ष विपक्ष के 6 विधायकों को सदस्य नामित किया गया है। विधेयक में नगर निकायों में ओबीसी आरक्षण का परीक्षण कर प्रवर समिति विधानसभा अध्यक्ष को 1 महीने में रिपोर्ट सौंपेगी। प्रवर समिति में 6 सदस्य नामित किए गए हैं। इनमें भाजपा विधायक मुन्ना सिंह चौहान, विनोद चमोली, खजान दास, कांग्रेस विधायक ममता राकेश, हरीश सिंह धामी और बसपा विधायक मोहम्मद शहजाद शामिल हैं। उत्तराखंड राज्य विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक के लिए अलग से प्रवर समिति बनेगी। सदन में नगर निगम संशोधक विधेयक प्रवर समिति को सौंपने का निर्णय लिया गया था। इसी क्रम में शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की अध्यक्षता में प्रवर समिति गठित कर दी गई है। समिति 1 महीने के अंदर विधायक के परीक्षण की रिपोर्ट देगी। नगर निगम का जो विधेयक है, जो कि सदन में ये निर्णय लिया गया था कि इसे प्रवर समिति में भेजा जाए, मैं आपको सूचित करना चाहूँगी कि प्रवर समिति गठित हो गई है और शहरी विकास मंत्री जी की अध्यक्षता में ये कार्य करेगी। 1 माह के अंदर ही अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी और मैं आशा करती हूँ कि लोग अपना आचार विचार करके उसके बाद वो सबमिट समय पर रिपोर्ट। कल पलटन बाजार में हुई घटना के बाद पुलिस प्रशासन चौकन्ना नजर आ रहा है। एसएसपी देहरादून के नेतृत्व में दून पुलिस द्वारा पलटन बाजार में व्यापक स्तर पर सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के दौरान पुलिस ने अब तक 50 संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लेकर लाइन हाजिर किया। इसी दौरान पुलिस प्रशासन ने व्यापारी वर्ग से अभियान में पुलिस के सहयोग की अपील की है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने पंडित गोविंद वल्लभ पंत की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। हाथी बड़कला स्थित कैंप ऑफिस में कैबिनेट मंत्री ने कहा कि स्वर्गीय गोविंद वल्लभ पंत एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, देशभक्त, समाज सेवी और कुशल नेता थे। उन्होंने देश को नई दिशा देने के साथ साथ कुप्रथाओं को दूर करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि भारत की वर्तमान खाद्यान्न निर्यात प्रगति का श्रेय गोविंद वल्लभ पंत को जाता है। डेंगू के प्रकोप से बचने के लिए स्वास्थ्य विभाग लगातार काम कर रहा है, जिसके चलते जिला स्वास्थ्य महकमा ने स्कूलों के निरीक्षण के लिए टीम गठित की है, जो देहरादून के तमाम स्कूलों में जाकर परिसर में छात्रों को पूरी बाजू के यूनिफॉर्म में होने और कहीं पे पानी भरे ना होने इसका निरीक्षण करेंगे। इस बात को लेकर देहरादून के ACMO और देहरादून के नोडल अधिकारी डॉक्टर CS रावत ने कहा कि इसमें 2 टीमों का गठन किया जाएगा, जिससे हम स्कूलों में जाके बच्चों को डेंगू के प्रति जागरूक करेंगे ताकि वो घर पर भी उन गाइडलाइंस का पालन करें। साथ ही उन्होंने कहा कि स्कूलों द्वारा भी जागरूकता अभियान के लिए हमसे संपर्क किया जा रहा है और कहीं पर पानी जमा होने पर बच्चों को डेंगू के लार्वा की झलक भी दिखाई जा रही है। इसके लिए देखिए, इसके लिए हमारे यहाँ पे ऑलरेडी पहले से ही टीम बनी हुई है, क्योंकि ये जब हमारी लास्ट टाइम में बैठक हुई थी DM मैडम के अध्यक्षता में, तो CM साहब के निर्देश के क्रम में हम लोगों ने जो है 4-5 टीमें बना के, जिसमें कि कहीं कहीं मैं खुद भी जाता हूँ और हमारे जो सर्विलांस की मेरी जो टीम है IDSP की, एक टीम उनकी बना रखी है और एक हमारे मलेरिया अधिकारी के साथ में एक टीम है। तो इसके हम लोगों का ये उद्देश्य है उसमें कि स्कूलों में जाके उनको एक बच्चों को जो है जागृत करना है, जिससे कि वो अपने स्कूल में तो वो एक्टिविटीज़ करेंगे ही, घर में जाके भी वो अपने घर के आसपास में भी एक्टिविटीज़ करेंगे। और साथ में हम लोग ये भी देखेंगे कि स्कूल्स में फुल स्लीव के बच्चे जो है ड्रेस में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो इस तरीके से अभी हेरिटेज में अब स्कूल्स वाले भी जो है खुद ही हमें कांटेक्ट कर रहे हैं कि जी आप हमारे यहाँ आइए, डेंगू के बारे में बताइए। तो हेरिटेज ने भी हमारी टीम को बुलाया था, तो मैंने अपनी टीम भेजी थी। तो वहाँ भी उन्होंने जब हमारी टीम ने पाया कि कुछ जगह पे पानी वानी जमा हो रहा है, तो बच्चों को जो है लार्वा दिखाया कि भाई इस तरीके का लार्वा होता है, तो जो कि आज तक उनको पता नहीं था। तो इससे जो है स्कूलों में जा के हम बच्चों को जागृत कर रहे हैं, उनको लार्वा का पहचानने की वो करवा रहे हैं, कि पहचान करवा रहे हैं, जिससे कि वो अपने लेवल पे भी जो है इसका नष्टीकरण करें। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव और उत्तराखंड कांग्रेस सह प्रभारी सुरेंद्र शर्मा का देहरादून प्रदेश कांग्रेस कार्यालय आगमन पर कांग्रेस नेताओं द्वारा स्वागत किया गया। वहीं सह प्रभारी सुरेंद्र शर्मा ने कहा कि ये बैठक उत्तराखंड की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर है, जिसमें सत्तारूढ़ दल के नेताओं का हाथ है, और उन्होंने निकाय चुनाव और केदारनाथ उपचुनाव की रणनीति और साथ ही साथ कांग्रेस को कैसे मजबूत किया जाए,
इन पर सभी नेताओं से बातचीत करने की बात कही। वहीं इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी, चक्राता विधायक प्रीतम सिंह, हरक सिंह रावत, ज्योति रौतेला सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। आज प्रदेश की जो नगर निगम और स्थानीय निकाय के लिए चुनाव होना है, एक बाई इलेक्शन होना, उसके लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग है। तो उसी में किस तरह से चुनाव लड़े जाने, किस तरह से मिलके सब लोग उसमें भाग लेंगे, हमारा एक एक कार्यकर्ता उसके लिए मीटिंग है और उसी में शिरकत करने के लिए मैं भी आया हूँ। और आज जैसे कि अध्यक्ष जी ने कहा, राज्यपाल जी से भी मिलने का वक्त लिया है। प्रदेश में जो क्राइम बढ़ रहा है और जिसमें सत्ता पक्ष के लोग ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, तो राज्यपाल जी से हम लोग सब लोग जाके निवेदन करेंगे कि इस मामले को गंभीरता से ले, क्योंकि देवभूमि है, इसको क्राइम भूमि नहीं बनने देना, ये कांग्रेस की जिम्मेदारी है और हम उसको निभाएंगे। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भारत रत्न गोविंद वल्लभ पंत की 137वीं जयंती पर राजधानी देहरादून में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा मुख्य अतिथि और 20 सूत्रीय कार्यक्रम राज्य मंत्री ज्योति प्रसाद गैरोला विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। वहीं कार्यक्रम के दौरान सौरभ बहुगुणा और ज्योति प्रसाद गैरोला द्वारा गोविंद वल्लभ पंत की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई और विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसके चलते कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि ये हमारे लिए काफी गर्व की बात है कि गोविंद वल्लभ पंत जी का जन्म अल्मोड़ा के एक छोटे से गाँव में हुआ और उत्तराखंड से जुड़े कई ऐसे लोग हैं जो उत्तराखंड से बाहर निकलकर देश भर में राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं कमेटी के सदस्यों का, राकेश डोभाल जी हैं, पंत जी हैं, प्रदीप जी हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इन्होंने भारत रत्न स्वर्गीय गोविंद वल्लभ पंत जी की 137वीं जयंती पर मुझको यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। बहुत अच्छा प्रोग्राम था। हमें अपने महापुरुषों को, हमें उत्तराखंड के जो भारत रत्न हैं, जो उत्तराखंड के जिन्होंने रिप्रेजेंटेशन पूरे देश में किया, उनको सेलिब्रेट करने का दिन था। युवा पीढ़ी यहाँ पर बहुत आई थी। अच्छा लगा मुझे कि हमारे महापुरुषों के बारे में उनको ज्ञान दिलाया जा रहा है, उनको ज्ञान बताया जा रहा है कि उनका कितना बड़ा योगदान इस देश में था। और मेरा अपना मानना भी यही है कि हमें अपने पास्ट को कभी भूलना नहीं चाहिए। और जिन लोगों का योगदान इस देश को स्वतंत्र कराने में, जिन लोगों का योगदान इस देश को आगे बढ़ाने में, जिन लोगों का योगदान कृषि को आगे बढ़ाने में, छुआछूत को दूर करने में था, उनके बारे में युवा पीढ़ी को जानकारी होनी चाहिए, उनके जीवन से हमको सीख लेनी चाहिए। और ये सौभाग्य की बात है हमारे लिए कि भारत रत्न गोविंद वल्लभ पंत जी उत्तराखंड में कुमाऊं में, अल्मोड़ा में, एक छोटे से गाँव में उनका जन्म हुआ और आज पूरा देश उनको सेलिब्रेट कर रहा है। तो हमारे पास बहुत ऐसे लोग हुए हैं उत्तराखंड में जिन्होंने छोटे छोटे गाँव से निकल के पूरे देश को रिप्रेजेंट किया है। चाहे वो हमारे स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी रहे हों, हमारे गोविंद वल्लभ पंत जी रहे हों, इंद्रमणि बडूनी जी रहे हों, हमारे वीर वीरांगना तिलू तुली जी रही हों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं और सबको सेलिब्रेट करना चाहिए और हमें उन पर गर्व होना चाहिए। आज राजधानी देहरादून के मधुबन होटल में 6 दिवसीय सिल्क एक्सपो का उद्घाटन किया गया। इसका शुभारंभ कृषि मंत्री गणेश जोशी और केंद्रीय सिल्क बोर्ड के मेंबर सेक्रेटरी शिव कुमार ने किया। केंद्रीय सिल्क बोर्ड, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार एवं उत्तराखंड रेशम विभाग की ओर से सिल्क मार्क एक्सपो 2024 का आयोजन किया जा रहा है। इस साल इस एक्सपो में देश भर के 15 से अधिक राज्यों के 50 रेशम हथकरघा बुनकर हिस्सा लेंगे। ये एक्सपो 10 से 15 सितंबर तक जारी रहेगी। इस अवसर पर कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि रेशम हमारे देश के प्राचीन परंपरागत कपड़ों में से एक है। इस तरह के आयोजन से इससे जुड़े किसानों का सशक्तिकरण होगा। देखिए, सिल्क हमारे परंपरागत प्राचीन पहनावों में से का कपड़ा है और हमारी चाहे आज दिल्ली की सरकार हो, चाहे प्रदेश की सरकार हो, इसको लगातार आगे बढ़ावा दे रही है। आज वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार और उत्तराखंड रेशम बोर्ड द्वारा इस एक्सपो का आयोजन यहाँ 6 दिवसीय यहाँ पर किया गया है, जिसमें 9 प्रदेशों के 15 से अधिक बुनकर यहाँ पर आए हैं और जितनी उत्तम वैरायटीज यहाँ पर दिखाई दे रही हैं और इस बार फिर सारे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। और पिछली बार 3 करोड़ की करीब बिक्री यहाँ पर हुई थी और मुझे लगता है कि जो लोगों का उत्साह मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, पिछले रिकॉर्ड हमारे यहाँ पर टूटने वाला है। हिंदी सिनेमा की रोमांटिक फिल्म्स की जब भी बात होती है, उसमें शाहरुख खान की मूवी जरूर शामिल होती हैं, लेकिन अब उनकी मूवीज के अलावा बाकी कुछ एक्टर्स की भी रोमांटिक फिल्म्स हैं जो दर्शकों की पहली पसंद में शुमार हो चुकी हैं। वहीं 2016 में सनम तेरी कसम मूवी रिलीज हुई थी, जिसको दर्शकों का अच्छा रिस्पांस मिला था। वहीं अब मेकर्स ने इस फिल्म के दूसरे पार्ट का ऐलान कर दिया है और दीपक मुकुट ने हिट फिल्म सनम तेरी कसम के दूसरे पार्ट की घोषणा कर दी है, जिसने फैंस के मन में हलचल पैदा कर दी है।
तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि उत्तराखंड की कोई भी अपडेट मिस ना हो पाए।